अल्लाह मेरे बेटे को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अम्मा अब मुझे यकीन हो गया कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ। सारा नहीं आई अभी तक? बस अब्बा आती ही होंगी। वैसे सारा के बगैर मैं यहाँ से एक कदम नहीं हिलूंगा, चाहे मेरी फ्लाइट क्यों ना मिस हो जाए। अरे तुम्हें तो पैर छूने चाहिए सारा के। तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितनी कोशिशें की हैं उन्होंने। हमें ये नहीं पता कि उनको उसके लिए क्या कीमत अदा करनी पड़ी होगी। अरे अब तो मेरा बेटा भी कमाऊ हो जाएगा, बस बहनों की कमाई की जरूरत ही नहीं रहेगी, सबकी एक एक पाई चुका देगा और अब तो यही बहनों का जहेज भी जमा करेगा। लो खुल गई अम्मा की दुकान। अच्छा चुप रहो तुम। ठीक ही तो कह रही है अम्मा, तुम्हारा जहेज भी बनाऊंगा और एक आदत खौफनाक दूल्हा भी तुम्हारे लिए तलाश करूंगा। अरे छोड़े, जहाँ आप जा रहे हैं ना वहाँ कोई दूल्हा वुल्हा नहीं मिलते। लो सारा भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसे हैं आप? क्या हाल है? बस अब्बा गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में। यहाँ जिनके पास गाड़ियाँ होती हैं वो इसी किस्म के बहाने करते हैं। जी आप तो चुप ही रहिए फिलहाल, जल्दी करो तुम्हारी फ्लाइट ना मिस हो जाए। सब कपड़े ठीक से रख दिए हैं, उलट पुलट मत करना नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। आपा आपकी रखी हुई सब चीजें मुझे आसानी से मिल जाती हैं। चले आपा। सारा आपा ऐसे क्या देख रही हैं आप? कुछ नहीं, तुम बहुत अच्छी है। अच्छी तो आप है, बहुत अच्छी। थैंक यू वेरी मच। मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चले अब्बा अम्मा आप लोग चल रहे हैं ना? हाँ बेटा। चलो। हाँ हाँ, पता नहीं फिर कब। हाँ ऐसी बातें मत करना, मना है। यार ठहरो, ये शरफ हमें हासिल कर रहे तो फारन न गए तो फारन का बक्सा ही उठा ले। कौन है? मैं देखता हूँ। अब्बा मेरे दोस्त होंगे, खुदा हाफिज कहने आए। बिलाल हुसैन है, बुलाया उसे। चले। वारंट है उसके हमारे पास। लेकिन क्या आप बुलाते हैं या हम खुद अंदर आकर उसे पकड़े? हटे। क्या बात है भाई, किससे बात कर रहे हैं आप? बेबी आप रास्ते से हटिया वरना हमें जबरदस्ती करना पड़ेगा। बात करो यार। कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने, खुदा हिली से मत पकड़ो, छोड़ दो इसे जाने दो, नहीं तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के वास्ते इस पे रहम करो, मत पकड़ो इसे। करी डाल दो। क्या करूं? आए मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, अल्लाह मेरे बच्चे को ले पकड़ के। उमर जी क्या कर रहा? कुछ नहीं। क्या है? वो मुझे ज्यादा पैसे रखने की आदत नहीं, मैंने सोचा कुछ आपकी जेब में रख दूं। जा कहाँ रहे थे तुम? वो दुकान खोलनी है वरना सेठ मेरी जान को आ जाएगा। अच्छा मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया, चाय भी बना दी, सिर्फ गर्म करनी है और मैं चल रहा हूँ। उमर मैं तुम्हें इस तरह कपड़े की दुकान पर थान लपेटने और बेचने में ज़ाया नहीं होने दूंगा। हमारी माँ ने ये ख्वाब नहीं देखा था। तुम अब सिर्फ पढ़ोगे। लेकिन भाई फिलहाल तो मुझे जाने दो वरना हम लोग भूखों मर जाएंगे। क्यों भूखों मरेंगे? मैं कब मरूंगा? मैं किस लिए हूँ? मैं हर साल ज़हनी और जिस्मानी अजियत सहने और तशद्दुद सहने के बाद मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इंटेंड होने तक। लेकिन इस वक्त भाई तुम्हें अब सिर्फ पढ़ना है, बस और कुछ नहीं करना है। क्या तुम जानते हो कि अब मुझे तालीम हासिल करने के बाद भी एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी? सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, सिर्फ हुकूमत का ओबीडियंट सर्वेंट बनने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने शऊर के लिए। भाई मुझे इस वक्त ऐसा लगा जैसे तुम्हारे अंदर अब भी वही पुराना भाई जिंदा है। तुम अब भी वही हो। कहाँ थे आप इतनी देर तक? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने बिलाल को अरेस्ट कर लिया है। आप प्लीज कुछ कीजिए, आपके तो इतने कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं जो कुछ कर सकता था वो मैंने किया है, इससे ज्यादा मेरे बस में नहीं है। क्या किया आपने? आपको सब पता था, आप जानते थे वो लोग कैसे उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, फिर भी
क्या किया आपने? बेवकूफ़ी की बातें मत करो। मैं तुम्हारे भाई के जराइम का जिम्मेदार नहीं हूँ। वो एक मुजरिम है, ये तुम भी जानती हो और सारी दुनिया जानती है। उन बेचारे शरीफ लोगों को क्यों बीच में उसके लिए जिम्मेदार ठहराती हो? वो शरीफ लोग हैं और बिलाल मुजरिम है। बिलाल तो महज एक हथियार है जिसे कत्ल करने के बाद सिर्फ इसलिए छुपाना जरूरी है क्योंकि उस पे कातिल की उंगलियों के निशान है। बस हद से ज्यादा मत पढ़ो। मेरा भाई मुश्तबा साहब, मेरा भाई आपके सियासी मफादात की नजर हो गया। वो जो एक मुअस्सर शहरी बन सकता था, सेठ निसार के यूं खुला घूमने और बिलाल के कैद होने से ये खेल तो खत्म नहीं होगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर अपने भाई के जराइम की पर्दापोशी मत करो। तुम पढ़ी लिखी हो, कानून अच्छी तरह से समझती हो। सब समझती हूँ। जानती हूँ आप सिर्फ सियासतदान हैं, बेहिस, खुदगर्ज, मफाद परस्त। नफरत है मुझे आपकी सियासत और सियासी मफादात से। तो आपको अपना समझती थी। पता नहीं क्यों मुझे लगता था जैसे मैं एक मजबूत किले में महफूज हूं। मेरी तरफ आने वाला हर पत्थर आप अपने हाथ से रोक लेंगे, लेकिन नहीं। आपने तो मोहब्बत, रिश्ते, नाते सब कुछ रौंद डाला। मैं खुद परेशान हूं उन पत्थरों से जो तुम्हारे नाम पर आ रहे हैं। तुम्हारे और तुम्हारे भाई के मुतालिक, मेरे ताल्लुक से अगर जरा भी बात लीक आउट हो गई तो मेरा सारा सियासी करियर खत्म हो जाएगा। बस सिर्फ वोट चाहिए आपको, चाहे वो खून में रंगे हुए हो। मेरी जरूरत नहीं है आपको। मेरा दुख, मेरी शिकस्त, मेरे अजाब की कोई वक़्त नहीं आपकी नजर में। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी आपसे मंसूब कर दी है। मेरा बहुत हक है आप पर। आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जानते हैं कि असल मुजरिम सेठ निसार है। लोग आपकी बात का यकीन करेंगे, सिर्फ आप उसकी निशानदेही कर सकते हैं। इस तरह सिर्फ बिलाल नहीं, बहुत सी बहनों के भाई बच जाएंगे। प्लीज मेरी खातिर मेरा मान रख लीजिए। रात बहुत हो गई, चलकर सो जाओ। कल वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी जाना है। इस तरह से अलग थलग रहने से सारी औरतों के वोट हमारे हाथ से चले जाएंगे। बस कीजिए मुश्तबा साहब, बहुत हो चुका, मेरी ताकत से बहुत ज्यादा। किसी ऐसे खेल में शरीक नहीं होंगे जिसमें अवाम की महरूमियों से फायदा उठाया जाए। आप समझते हैं मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने भाई को बचाने के लिए कोर्ट तक जाऊंगी। मुझे इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन मैं सेठ निसार जैसे लोगों की निशानदेही जरूर करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितनी कीमत अदा करनी पड़े। तुम ये नहीं करोगी, मैं तुम्हें इस बात की कतई इजाजत नहीं दूंगा। बात अब आपकी इजाजत से आगे निकल चुकी है। अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा होने से पहले मैं तुम्हें तलाक देना पसंद करूंगा, और मैं ऐसी अपनी बहादुरी का फैसला करती हूँ, साथ साथ रोती भी जाती हूँ। सारा तुम वाकई जा रही हो? हाँ।
जो कुछ भी हो जाए सारा, कुछ भी हो जाए, मेरा तुम्हारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, समझी तुम? तुम इसे मेरी मजबूरी समझ लो या कुछ और। तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस घर में आ जाने से पहले मुझे ये तक नहीं पता था कि एक इंसान दूसरे इंसान से अपना दुख किस तरह बांट सकता है। अहमद को पता है कि तुम जा रही हो? आपका लफ्ज सुनने के बाद कुछ बताने की गुंजाइश रह जाती है क्या? अगर सच्चाई को पाने की सजा यही है तो यही सही। मैं तलाक के कागज के इंतजार में यहां नहीं बैठ सकती। मैं तुम्हारे एहसासात अच्छी तरह समझ सकती हूँ सारा, लेकिन तुम सुन लो, तुम इस सच्चाई की तलाश में अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो, मैंने पहले भी तुम्हें कहा था और अब भी मैं कहती हूँ, जब कभी भी मुझे बुलाओगी मैं फौरन आ जाऊंगी। बुलाओगी ना? वादा? तुम सब मुझे तना छोड़ दो। तुम सब मेरा लुटने का तमाशा देखते आए हो। अल्लाह, मेरा बच्चा, मेरा बिलाल पता नहीं किस हाल में होगा। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ माँ, बहुत कुछ है करने को। तन्हा अपने जुर्म का जिम्मेदार नहीं है, उससे जुर्म करवाया गया है। की बात सुनने की कोशिश तो करो हमीदा बेगम। तुम तो उससे यूं मुंह मोड़े हुए हो जैसे तमाम हालात की जिम्मेदार वो है। हालांकि अगर वो न होती तो आज हम न जाने। जब तक सेठ निसार जैसे लोग दंदनाते फिर रहे हैं, इस जंग का खात्मा नहीं होगा। आप यकीन कीजिए मेरी बात का। जो लोग दंदनाते फिर रहे हैं, फैसला उन्हीं के हक में होगा। जंग में महज कटने मरने के लिए। ऐसा ठीक कह रहा है, कुछ नहीं कर सकते हम। तुम इतने बड़े आदमी की बीवी होकर कुछ नहीं कर सके। मान लो कि हम सब बेबस हैं। हम बेबस नहीं हैं। एक दफा पहले भी आप सबने इसी तरह बेबसी के सामने सर झुका दिए थे, याद है अब्बा? अगर उस दिन हम कमजोर ना पड़ते तो आज ये बेबसी कतई ना होती। आप लोगों को नहीं पता कि उन्होंने बिलाल को किस तरह ब्लैकमेल किया है मेरी वजह से। मेरे साथ जो हुआ उसकी वजह से वो इस्तेमाल होता रहा। हम तो इंतजार कर रहे थे अहमद मुश्तबा साहब का कि वो आएंगे, रहमत के फरिश्ते की तरह नाजिल होंगे और हमें इस मुश्किल से बचा ले जाएंगे, लेकिन नहीं। आजकल इलेक्शंस हो रहे हैं ना, काफी मसरूफ होंगे वो। मैं वो सब कुछ छोड़ कर आई हूँ हमेशा के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? हमेशा के लिए आई हो अपना घर छोड़कर? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया। क्या तकलीफ थी तुम्हें वहां? अच्छी भली जिंदगी गुजार रही थी। अरे लोग तो इस ऐश आराम को तरसते हैं, और तुम
हमेशा अपनी जिंदगी के पीछे पड़ी रहती हो। सारा एक ही दुख हमारे लिए क्या कम है, ऊपर से तुम। अरे लोग हमारी बोटियां नोच लेंगे। अम्मा प्लीज, रोने धोने की आदत हो गई है हम सबको। आपा, मुझे अब भी यकीन है कि आप और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे अल्लाह, क्या हो सकता है? कुछ भी तो नहीं कर सकते। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, अपने लिए नहीं किसी के लिए। तुम क्या करना चाहती हो बेटा? अब मैं कुछ भी कर गुजरूं, आप मुझे रोकिएगा मत। आप एक दफा भरोसा तो करें मुझ पर। बेटा, हमारे बस में तो कुछ भी नहीं। कोर्ट जाएंगे अब्बा, हम मुकदमा लड़ेंगे बिलाल की बेगुनाही का सबूत पेश करने के लिए। बेगुनाही और बेबसी जब हद से बढ़ जाए तो ताकत बन जाती है। कोर्ट जाओगी? मैं लिख के देती हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम उनका। मियाँ को तुम अपने छोड़ आई, उसके पास तो फिर भी ताकत थी कुछ करने की। अब तो तुम भी हमारी तरह बेबस मजबूर हो सारा। क्या बताऊं मैं तुझे? बस करो हमीदा बेगम। आए मेरे अल्लाह, तो इससे ज्यादा जिंदगी को नहीं समझ सकती। जिसको तुम उसका दुख सुख समझ रही हो, वो उसका दुख सुख नहीं है। उसे अपना सुख तलाश कर लेने दो। क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है। सारा बेटे, उफ खुदा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उफ हर लम्हे, हर मसले पर। अल्लाह, शुक्रिया अब्बा। मुझे यकीन था, मुझे पूरा यकीन था। तुम जाकर सो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो। हम कल इस पर बात करेंगे। या अल्लाह मियां, एहसन, ये क्या तुमने? खुद घर आबाद किया, खुद ही बर्बाद कर दिया। कैसी लड़की हो? उस घर की छत कहाँ थी? न बारिश से बचाओ, न तूफान से। इतनी जमीन भी ना थी जिस पर पांव रख के खड़ी रह सकूं। फर्नीचर बहुत था ना वहां। ऐसा, इन हालात में मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। बहुत ही मुश्किल लड़की हो। ना तुमसे निजात मुमकिन है, ना ही तुम्हारे करीब आया जा सकता है। मुझे इनकार मत करना। मेरी मजाल। अभी तुम जा रहे हो? मैं कल इस मसले पे तुमसे बात करूंगी। सारा, वलीद वापस आ गया है। अच्छा, कब? कैसा है? बहुत नाराज, तल्ख, नफरतों से भरा हुआ। सारी शख्सियत मस हो गई उसकी। सारा, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। उसे समझाओ। बदजन हो गया जिंदगी से वो बहुत। मुझे डर है कहीं कुछ करना बैठे। मैं इस पोजीशन में कहाँ हूं? तुम तो सब समझ सकते हो। फिर भी थोड़ी देर के लिए मिल तो लो उससे। जिंदगी में इतने दुख है मोहब्बत के सिवा कि वो ताल्लुक धुंधला सा गया है मेरे जहन में। एक ऊंचे इंसान की हैसियत से वो हमेशा मेरे लिए काबिल एहतराम रहेगा, लेकिन
उसी ताल्लुक के साथ दोबारा मैं उसके करीब नहीं जा सकती, अभी नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अजीम जरा ये हटा दो यहाँ से, इसके नीचे से मिट्टी साफ करो। इस तरफ भी हटा दो। यहाँ देखो, अब इसको तुम ले जाओ किचन में। तैमूर, मामा, मैं जब आपको हर चीज में दिलचस्पी लेता हुआ देखता हूं ना, तो मुझे अपने चारों तरफ जिंदगी का एहसास होने लगता है। और मुझे सिर्फ तुम्हें देखकर जिंदगी का एहसास होता है बेटा। पता है, पहले मैं सिर्फ तुम्हें देखकर जीती थी, और अब कुछ कुछ अपने लिए भी जीने लगी हूं। अच्छा, एक वादा कीजिए। क्या? कि अब आप फिर से जिंदगी को छोड़कर अंधेरों में गोशा नशीन नहीं होंगी, कभी भी नहीं। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है बेटा कि जिसने मुझे इतनी सारी रोशनियों में लाकर खड़ा कर दिया है, वो खुद एक गहरी तारीकी से गुजर रही है। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूं। जी चाहता है कि ये सारी रोशनी लाकर जमा कर कर उसे लौटा दूं, मगर कैसे? तुम उसके लिए क्यों नहीं करते कुछ बेटा? कुछ करो ना उसके भाई के लिए। तुम्हें पता है वो कितनी अकेली है। मैं जानता हूं मामा, मैं उनका भी उतना ही एहतराम करता हूं जितना आपका। आप परेशान मत होइए, मैं जरूर कुछ करूंगा उनके लिए। प्लीज जरूर करना। अब गरम गरम कॉफी पिलवाइए। कॉफी? अजीम जी बेगम, कॉफी लेके आओ तैमूर साहब के लिए। अच्छा, तो और सुना, क्या पीने कैसी चल रही है? क्यों रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे आप? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? आप क्या समझते हैं हमें लॉ एंड ऑर्डर का कुछ पता नहीं है? ये आपकी ड्यूटी है कि आप हर उस जुर्म का नोटिस लें जिसकी निशानदेही इस मुल्क का कोई भी शहरी करता है। देखें, मेरी ड्यूटी क्या है तो मुझे अच्छी तरह मालूम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मौजूद शहरी को परेशान करें। सेठ निसार मौजूद शहरी आपकी नजर में? जी हाँ, हम बगैर सबूत के और तहकीक के सेठ साहब के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा सकते। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारी नौकरी चली जाएगी। आई एम सॉरी। आप सब कुछ जानते हुए जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। समझते हैं आपकी ये कानून शिकनी हमारी समझ में नहीं आती? आप ये रिपोर्ट लिखेंगे यहीं इसी मेज पे, ये मैं आपको कह के जा रहा हूं। चलो साहब। एक मासूम इंसान को तो तुमने गिरफ्तार कर लिया, अगर उन लोगों को तुमने छोड़ दिया जो गलियों में सड़कों में हमारा खून बहाते। वाह, खूब निजाम है तुम लोगों का भी। दाद देने को जी चाहता है। इतने मन हीरोइन पकड़ी गई, स्मगलर्स फरार, लाश मिल गई, कातिल नदारत। 50 अफराद हलाक हो जाते हैं। खबर आती है कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। सच कहो शाहजेब, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इन सब जराइम के पीछे असल लोग कौन हैं? हाँ, हमें मालूम है कि असल लोग कौन हैं। तो फिर तुम सेठ निसार अहमद जैसे लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो? कहां से उसे जाकर पकड़ूं? गवर्नर साहब के डिनर से, मिनिस्टर्स के पहलू से, या तुम्हारे बाप जैसे सियासतदानों की छांव तले से? क्या कर सकते हो तुम? क्या है तुम्हारे इख्तियार में?
इस सवाल का जवाब ऊपर वालों के पास है तैमूर। हम निचली सतह पर पकड़ धकड़ तो कर सकते हैं, ऊपर उनकी सरपरस्ती वही लोग करते हैं जिनका ऑर्डर ओबे करना हमारा फर्ज है। सो व्हाट कैन आई डू? कुछ ना कुछ करो शाहजेब, तुम्हें कुछ करना होगा। तुम जानते हो सेठ निसार का एक मामूली सा कारिंदा जमाल मिर्जा को पकड़ने के लिए मुझे कितनी बार मिनिस्टर्स के दरवाजों पर हाजिरियां देनी पड़ी, जूते घिस गए मेरे, लेकिन अभी तक हम कुछ नहीं कर पाए। मैं कोशिश करूंगा कि इस नंगी तलवार की धार पर चलकर आखिरी सिरे तक पहुंच जाऊं। यह अलग बात है कि हमें आखिरी सिरे तक जाने का हुक्म नहीं, और इस सफर में मेरा क्या हशर होता है नहीं मालूम। तैमूर मुश्तबा, तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारे बाप अहमद मुश्तबा की सियासत मुझे सुख की नींद नहीं सोने देगी। बहरहाल जो मेरे इख्तियार में है जरूर करूंगा। ये हुई ना बात। उस लड़के बिलाल की निशानदही करने पर पुलिस को जमाल मिर्जा मतलूब है। जमाल मिर्जा खुद कोई चीज नहीं है सिराजुद्दीन साहब, लेकिन ये मुकदमा जब अदालत में पेश होगा तो कई पर्दा नशीनों के नाम आएंगे। आपने कभी सुना है सेठ साहब के हुकूमत वक्त के किसी वजीर को इस किस्म के मामूली नोयत के मुकदमे में अदालत में तलब किया गया हो? लेकिन मैं तो वजीर नहीं हूँ सिराजुद्दीन साहब। आप वजीरों के दोस्त तो हैं ना। वो तो है, आप दोस्तों की मेहरबानियां हैं, इनायत है, लेकिन वो औरत मिसेस अहमद मुश्तबा हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। वो साबित करना चाहती है कि उसके भाई को महज इस्तेमाल किया गया है, वरना पसे पर्दा हम लोग हैं। आप तो खामखा घबरा रहे हैं सेठ साहब। हालांकि वो कोर्ट में जमाल मिर्जा के रूबरू खड़ी नहीं रह सकती। क्यों? मैं जानता हूं, और इसी एक पॉइंट पर अहमद मुश्तबा से सियासी फायदे भी हासिल किए जा सकते हैं और उसके जरिए उसकी बीवी की जबान भी बंद कराई जा सकती है। मुझे आपके सियासी फायदों से दिलचस्पी नहीं है सिराजुद्दीन साहब। मैंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं कारोबार में। आपके कारोबार से हुकूमत को भी फायदा है सेठ साहब, माली भी, सियासी भी, और हुकूमत कभी भी आप पर आंच नहीं आने देगी सेठ साहब, आप बेफिक्र रहें। हाँ, आप तो एक काम करें। क्या? तैमूर मुश्तबा आपके इलाके से इलेक्शन लड़ रहा है, इसे किसी भी सूरत से जीतना नहीं चाहिए। लोग अब हमारी गिरफ्त से निकल रहे हैं सिराजुद्दीन साहब। वहां दीवारों पर तैमूर मुश्तबा का नाम लिखा है हर जगह। उसके बाप का नाम जहां लिखा जाता है लोग उसे मिटा देते हैं। नहीं नहीं सेठ साहब, नहीं। आपको हमारे मफाद की खातिर लोगों को कंट्रोल करना होगा। वोटर्स को खरीदा भी जा सकता है। हमें हर सूरत में अहमद मुश्तबा पीएम की कुर्सी पर चाहिए, और अगर प्रोग्रेसिव ग्रुप आ जाता है तो याद रखें हम सब रगड़े जाएंगे, सब। तो फिर मैं उम्मीद रखूं? हाँ, एक तरकीब समझ में आती है। लोगों को डराया धमकाया जा सकता है। गुड, ये हुई ना बात। आप क्या समझते थे कि मैं आपके बाप और सराजुद्दीन को आसानी से इलेक्शन जीतने दूंगा? नहीं, मैं इस मुल्क के अवाम के सामने चीख चीख कर उनका असली रूप जाहिर कर दूंगा। सबको बता दूंगा कि कितने मखरू, मफाद परस्त और मौका परस्त लोग हैं ये। मैं जानता हूं वलीद कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। लोगों को बताओ कि हक और नाहक में क्या फर्क है। ये चेहरे जो मास्क बदलकर हर बार नए नाम से ड्रामा खेलते हैं, उनका मास्क नोच कर तुम ही उतार सकते हो वलीद, तुम। अगर तुम चीख चीख कर लोगों को बताना चाहते हो तो चीखो। किसी हथियार में इतनी ताकत नहीं है जितनी तुम में है वलीद।
सुबह मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। कहिए। तुम उसे समझाओ। कैसे? सारा को। मैं उसे क्या समझा सकती हूँ? वो ये सब क्या कर रही है? उसकी इस हरकत की वजह से हमारे निजी मामलात कोर्ट में उछाले जाएंगे। सेठ निसार के साथ उलझकर उसको क्या मिलेगा सिवाय जिल्लत और रुसवाई के? और फिर अदालत में तो उसके साथ पेश आया वह हादसा तक जेरे बहस आएगा। अब उससे मेरा सियासी बस यही असल परेशानी है ना आपको। सारा मुझसे ज्यादा बाशऊर और समझदार है। वो मेरी तरह नींद की गोलियों पर गुजारा नहीं करना चाहती, लड़ने को तरजीह देती है, चाहे उसके नताइज कुछ भी हो। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उसे रोक सकती हो। तो किस लिए रोकूं मैं उसे? किस लिए अहमद? तुम्हारे लिए? तुमने उसे तलाक देने की धमकी दी थी ना? जब वो इस घर में से जा रही थी तो तुमने उसे रोका तक नहीं। तुम्हें उससे मोहब्बत है अहमद मुश्तबा, उसकी जिंदगी के तारीक पहलुओं के बावजूद, या सिर्फ अपनी सियासी शोहरत से खौफजदा होकर? मैं नहीं जानता, लेकिन तारीख पहलुओं को दफन भी किया जा सकता है, उसके भाई समेत ना। कितनी अजीब सी बात है, एक बीवी अपने शौहर को उसकी तमाम खामियों के साथ कबूल कर लेती है, और ना सिर्फ कबूल करती है पर उसे पूरी ईमानदारी से चाहती भी है। लेकिन शौहर अपनी बीवी के माजी का एक नन्हा सा धब्बा भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर अहमद, अगर सारा तुमसे सब कुछ छुपा लेती तो तुम उसे एक नेक परवीन बीवी समझकर कबूल कर लेते ना। लेकिन अब तुम उसे क्या समझते हो अहमद? सच बताओ। वलीद, कुछ सोचा तुमने? अब क्या करना है? मेरी आंखों के सामने जब वो 3 चेहरे आते हैं, मेरी जी चाहता है कि उन सबको कतार में खड़ा करके गोली से उड़ा दूं। जमाल मिर्जा, सराजुद्दीन और अहमद मुश्तबा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों ऐसा नहीं कर सकता मैं? इसलिए कि तुम्हारे अंदर का इंसान अब भी उसी शिद्दत के साथ जिंदा है। इंसान? शिद्दत? मर चुका वो इंसान एहसन, मर चुका। ये लोग इस काबिल हैं कि इंसान नाम की चीज इनमें जिंदा रह सके? तुम में अब भी वो इंसान जिंदा है वलीद, जिंदा है। और इसका सबूत ये है वलीद रजा, तुमने एक दफा इंसान का खून करने वाला हथियार सारा को दिया था। मत लो मेरे सामने ये नाम, नफरत है मुझे इस नाम से। बहरूपी हैं सब। और ऐसे मेरे लिए जिंदगी में अब कोई कशिश बाकी नहीं रही। मुसीबतें सिर्फ जेल की 4 दीवारी तक महदूद नहीं है।
बाहर भी इसका सिलसिला चलता रहता है। सारा की अर्जितों की तुम्हें फहरिस्त गिनवाऊं तो तुमने तो गुस्से का इजहार करके समझ लिया कि तुमने हक अदा कर दिया। अरे असल जिंदगी ये है, आजमाइश ये है, जिंदगी की सहूलतों के बीच, जेल से बाहर। तो सारा के भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है बम ब्लास्ट के केस में। ऐसे कितने दिन के समेटोगी मेरे वजूद पर से? जितने भी होंगे। थक जाओगी? थक गई तो तुम्हारी छाँव में सस्ता लूंगी। मेरे घर तो धूप है, सारा पत्ती की धूप। मैं इस धूप को छाँव समझकर खुद पे तान लिया करूँगी। बड़ी इससे पहले कि जिंदगी के नहाज पर हम अलग अलग तन्हा लड़ते लड़ते थक कर टूट जाए, क्यों ना हम एक दूसरे का हाथ थाम लें हमेशा के लिए। हाँ, क्यों नहीं? सारा हमारे बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है ना कि हम एक दूसरे की तलखियों को समझ सकें। खुद से वाबस्ता रिश्तों के लिए हम एक ऐसी तकलीफ दे जंग लड़ने पर मजबूर हैं जिसमें हमारा अपना कोई मफाद नहीं। मैं सोचता हूँ कि ऐसी सूरत में क्या सचमुच हम इस काबिल हैं कि शादी कर लें? तमाम जिंदगी काल कोठरियों में गुजरेगी या दफ्तरों के धक्के खाने पड़ेंगे, या फिर मुझे किसी दिन किसी गोली का निशाना बनना पड़ेगा। सारा, तुम भी तो इन महाशी समझौतों से आजाद नहीं हो ना। फिर मैं सोचता हूँ किस तरह ये मैं और तुम एक दूसरे के लिए हम एक एहसास ही तो हैं। सारा, हमें किसी बेहतर वक्त का इंतजार करना होगा। क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो, छोड़ दो। हुई तुम क्या कर रही हो? वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। लेकिन बदला लेने का ये रास्ता गलत है वलीद। जमाल मिर्जा को कत्ल करके तुम सूली पे तो चढ़ सकते हो, लेकिन ऐसे बहुत से जमाल मिर्जा, ऐसे बहुत से सिराजुद्दीन इस सिस्टम की शक्ल में यहाँ मौजूद रहेंगे। मुझे तन्हा अपनी जात के लिए इंसाफ नहीं चाहिए वलीद। मुझे इंसाफ की शक्ल में अपने तमाम ख्वाबों की ताबीर चाहिए। हम जिन रास्तों पे चलते हैं वलीद, आंख उनके धब्बे खून से नहीं धोए जाते। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो वलीद। मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर दे दो, मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर दे दो वलीद।
तुमने वही किया ना, वही। मैं नहीं समझता था कि तुम इतने बिगड़े हुए हो मेरे बेटे होकर भी मेरा सियासी मुकाबला करोगे। मैं आपसे क्यों कर मुकाबला कर सकता हूँ? तुमने वहीं से पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया जहां से मैं इलेक्शन लड़ता हूं, और वर्कर्स के थ्रू पार्टी लीडरशिप को तुमने प्रेशराइज किया कि वो मुझे टिकट ना दे। मैंने किसी पर कोई दबाव नहीं डाला है बाबा। ये सब वो पार्टी वर्कर्स हैं जिन्हें आपने धुतकार दिया। आई नो दीज पार्टी वर्कर्स। कौन से ये पार्टी वर्कर्स? महज एक थर्ड रेटेड वर्कर वलीद रजा के धमकी पर के वो भूख हड़ताल कर देगा अगर मुझे पार्टी टिकट मिला तो। वलीद रजा कोई थर्ड रेट वर्कर नहीं है बाबा। उसने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और अब तो इतना पावरफुल हो गया कि पार्टी उसकी बात सुनने पर मजबूर है। उसके पीछे हजारों वर्कर्स और स्टूडेंट्स हैं। तुम्हारे वलीद रजा को भी मैं देख लूंगा। चंद हजार रुपयों में वर्कर्स ऐसे बिकते हैं। बहुत वर्कर्स मैंने ऐसे खरीदे और बहुत बेचे। कौन गलती पर है ये तो इलेक्शन में तुम्हें अंदाजा हो ही जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें वार्न करता हूं कि तुम्हें मेरे सामने सियासी शिकस्त से कोई नहीं बचा सकता। आपके सामने इलेक्शन लड़ोगे? नहीं मामा, मैं तो सिर्फ हक और नाहक की जंग लड़ रहा हूं। फिर ये वलीद रजा का क्या झगड़ा है? आप जानती हैं उसे? नहीं, लेकिन जिक्र सुना। वलीद रजा वो पार्टी वर्कर है मामा जिसने बाबा के वादों पर एतमाद करके अपनी जिंदगी के कीमती साल जेलों में बसर किए, और जब वो बाहर आया तो बाबा ने उसे मेरे सामने ना सिर्फ जलील किया बल्कि पहचानने तक से इनकार कर दिया। अब उसने पार्टी लीडर को वार्न किया है कि अगर बाबा को टिकट दिया जाता है तो वो भूख हड़ताल करेगा। और अजीब बात तो ये है मामा कि बाबा के वर्कर्स भी वलीद रजा से मुत्तफिक हैं। तैमूर, अगर ये जंग महज तुम्हारे बाप से नहीं है, हक और नाहक से है, तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हर कदम, हर लम्हा। सच मामा? बिल्कुल सच बेटा। थैंक यू मामा। सिराजुद्दीन, वलीद रजा को खरीदना बहुत जरूरी हो गया है, चाहे कितना भी रुपया सर्व करना पड़े। बल्कि मेरा ख्याल है तुम तो उसे कोई आला ओहदा देकर भी खरीद सकते हो। एक दफा वो हुकूमत का साथ देगा तो पार्टी में उसकी पोजीशन वैसे ही खराब हो जाएगी, लेकिन ये बहुत जल्दी करना है काम। अहमद मुस्तफा, उसको खरीदना किस कदर मुश्किल काम है ये मैं बरसों से जानता हूँ। देखो सिराजुद्दीन, इस वक्त वो शिकस्त खोता है, उसकी माली पोजीशन बहुत खराब है, फिर पार्टी में वो बहुत सारे लीडरों से बदसन है, और मेरा ख्याल है कि तुम उसे एक नौकरी का लालच देकर खरीद सकते हो। हाँ, एक ताजा दम वर्कर में और एक थके हुए वर्कर में क्या फर्क होता है ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन अहमद मुश्तबा साहब, मेरा मशवरा ये है आप उस इलाके से इलेक्शन न लड़ें। क्यों? वहां आपके बेटे की पोजीशन आपसे कहीं मुस्तहकम। सेठ साहब, वो लोअर क्लास एरिया है और लोअर क्लास के लोगों से वोट खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते एक पैसा पानी की तरह बहाया जाए। मगर इस मर्तबा खुद मैंने लोअर क्लास तबके की आंखों में बगावत देखी। सूरत हाल बहरहाल हमारी तवक्को के खिलाफ जा रही है अहमद मुस्तफा, और मेरा ईमान तो अब यह है कि इलेक्शंस मुलतवी होने चाहिए। बस इलेक्शन मुलतवी होना कोई मसला नहीं। चंद बड़े शहरों में लोगों को सड़कों पर ले आओ, हाथों में हथियार दो, चंद 100 लोग मरेंगे, इलेक्शन मुलतवी। हाँ, वो भी देखेंगे उसकी जरूरत पड़ी तो, लेकिन सरदस्त वलीद रजा को खरीदना बहुत जरूरी है। और सिराजुद्दीन, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि मैं आवाम दोस्त पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ूं। एक दफा मैं इलेक्शन जीत जाऊं तो असेंबली में मेंबर्स को इधर उधर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं समझ रहा हूं अहमद मुस्तफा, तुम बेफिक्र रहो। अगर खरीदो फरोख्त से काम न चला ना, और भी बहुत सारे तरीके हैं।